अरविंद साहब, बहुत बहुत खैर मकदम इस्तकबाल है। और एक बार फिर मैं आपको दिवाली की मुबारकबाद पेश करता हूं और कामना करता हूं कि जिंदगी में आपकी खूब रोशनी रहे, खूब उजाला रहे। इतनी रोशनी आपके यहां हो जाए कि हम जैसे लोग भी उस रोशनी में शराबोर हो जाएं, यही हम उम्मीद करते हैं। अरविंद तेजावत जी, क्या कहेंगे? जो हालात हम देख रहे हैं, जो अपडेट्स हैं, जिस तरह से हमले हो रहे हैं, क्या नहीं लग रहा है कि जो सिस्टम है इजराइल का वो पूरा तबाह हो गया? बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज साहब, और आपको भी दिवाली की बहुत सारी मुबारकबाद। और बहुत अच्छी रही होगी आपकी दिवाली, उम्मीद है। पर सुना है कि दिल्ली में काफी पॉल्यूशन बढ़ गया है। तो अब हम आते हैं मुद्दे पे, आते हैं कि ये सही है, क्योंकि ये जो वेस्टर्न मीडिया है वो कई बार जो चीजें हैं वो उतना ठीक से नहीं देता है। खासकर अगर हम बीबीसी या जिनका रेपुटेशन मानी जाती है, अगर हम उनकी खबरें भी देखें तो वो भी इतना बैलेंस नहीं होती है। सीएनएन की खबरें ठीक से नहीं होती है। बहुत सारा तो मीडिया का तो अपना जो कारोबार है उससे तो हम सब लोग जानते ही है, उन सब चीजों से तो हम वाकिफ है ही। पर यहाँ पे कुछ और चीजें देखिए, जैसे कि इंडियन मीडिया में एक जो सबसे बड़ी खतरनाक चीज ये आ रही है कि यहाँ पे हिजबुल्ला, हमास को लोग आतंकवादी कह रहे हैं। मतलब कुछ मीडिया हाउसेस का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर वो आतंकवादी कह रहे हैं। और उनके लिए, जबकि अगर हम भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड देखें तब भी किसी भी तरीके से यह सब चीजें नहीं है वहां पे। तो यहाँ पे खासकर यहाँ इंडिया में दो तरह की चीजें हैं। एक तो जो आम आवाम है वो इस लड़ाई को दरअसल रिलीजियस एस्पेक्ट से देख रही है, और वो ये सोच रही है कि दरअसल ये क्योंकि हिंदू मुस्लिम तरीके से जो यहाँ भारत में जिस तरीके का एक जो कम्युनल जो माइंडसेट से यहाँ पॉलिटिक्स को देखा जाता है, तो ठीक उसी कम्युनल माइंडसेट से वो ये देख रहे हैं। पर अगर वाकई में देखा जाए कि ये लड़ाई है किस किस्म की, तो हम ये इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है मुमताज साहब कि ये दरअसल एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। एक बहुत बड़ी तादाद में, एक मतलब नेशन स्टेट तो नहीं कहना चाहिए, पर एक बहुत बड़ी तादाद में एक आबादी को वहां बसा दिया गया, और ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट की जा रही है। और हर एक लड़ाई में हजारों की तादाद में लोग मर रहे हैं, दोनों तरफ से मर रहे हैं। हालांकि ये है कि एक तरफ नुकसान कम हो रहा है, दूसरी तरफ ज्यादा हो रहा है, पर यह भी सच है कि किसी भी जिंदा कौमों पे कोई भी, मतलब वो क्या कहना चाहिए, शासन नहीं कर सकता है उनपे। कोई भी जो जो कोई भी शासन सत्ता, कोई भी कितना ही बड़ा ताकतवर आदमी क्यों ना हो, वो उन पे नहीं कर सकता है। क्योंकि जो हुकूमत की जाती है वो हुकूमत दरअसल लोगों पे की जाती है। कोई जमीन या कोई पहाड़ या नदियां या जैसे दरख्त वगैरह पे हुकूमत नहीं की जा सकती। और ऐसे में जैसे जैसे वो फोर्सेस आगे बढ़ रही है, खासकर साउथ लेबनान की तरफ जो इजरायली फोर्सेस वगैरह हैं, तो वहां पे लोगों का बहुत जबरदस्त उनको प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ रहा है। और ये सच है कि आप एक हद तक ही वहां की आवाम को एक्सप्लॉइट कर पाएंगे, क्योंकि उसकी एक लिमिट होती है। और फिर बाद में वो आपका पूरी तरीके से आपका सब कुछ खाना छीन के उसमें से अगर कोई दो टुकड़े फेंकना चाहे तो वो मंजूर नहीं होता है। अभी जो नए जो जनरल सेक्रेटरी बने हैं हिजबुल्लाह के, है ना, नईम साहब, तो उनकी एक बुक रिलीज हुई थी 2012 या 2011 के आसपास की बात है, 2011-12 में। तो उन्होंने ये साफ साफ लिखा है, क्योंकि उसी ड्यूरेशन में 2012-11 के आसपास, जहां तक अगर मैं गलत नहीं हूं, तो इजराइल ने एक बहुत बड़ा जो फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए बोला था और ये डेवलपमेंट के लिए बोला था साउथ लेबनान के। तो उस समय उन्होंने बुक रिलीज के टाइम में उसको पूरी तरीके से मना कर दिया था और कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सब कुछ छीन के फिर उसमें से कुछ टुकड़े फेंके। या तो आप डेवलपमेंट का पूरा साझीदार बनाएं, या फिर आप एक्सप्लॉइटेशन के बाद की जो चीजें हैं उसके लिए आप तैयार रहें, क्योंकि एक्सप्लॉइटेशन एक हद तक ही चल सकता है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो काफी सुलझे हुए जो नईम साहब है वो काफी सुलझे हुए शख्स लग रहे हैं।
और वो एकदम क्लैरिटी है कहीं ना कहीं। वो डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी रहे हैं हिजबुल्लाह के काफी। और जब हुआ था, जब हसन नसरुल्लाह साहब का जब वहां पे जब वो मारे गए थे, तो वो ईरान ने उनको अपने पास बुला लिया था। अभी उनकी लोकेशन ठीक से पता नहीं है, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं मुमताज साहब, तो वो अभी लेबनान में है या ईरान में है। तो जहां भी हैं तो वहां से वो ऑपरेट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि काफी चीजें हैं, तो यहाँ एकदम क्लैरिटी है उनके बातों में कि कहीं ना कहीं। और अभी उन्होंने देखा है कि ये भी सुनने में आया है, हालांकि ये सारा वेस्टर्न मीडिया का जो जो सोर्स है वो कितना रिलायबल है, और उसका अल्टरनेटिव हमारे पास होता नहीं है, क्योंकि अल्टरनेटिव के लिए बहुत ही ज्यादा, और कई बार लैंग्वेज भी एक बैरियर होता है, अरेबिक और जो यहाँ पे तो, या इंग्लिश से जो भी आती है, जो भी सोर्सेज या जो खबरें आती है, वो उसमें अंग्रेजी का कहीं ना कहीं रोल रहता है। तो यह सारी चीजों और उन लिमिटेशंस के बाद भी ये है कि अगर ये खबर सही है, तो वो ये चाहते हैं कि एक बार ये जो इतने बड़े लेवल पे जो ह्यूमन डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो कहीं ना कहीं रुक जाए, लोगों का मरना एक बार रुक जाए, और उसके बाद में वो चाहे तो कुछ पर्टिकुलर कुछ कंडीशंस के साथ में वो टेबल पे बैठकर बात करना चाहते हैं कि अगर ये है। पर ये मुझे लगता है कि वो टाइम बाइंग वाली बात है, कि वो एक समय ले लेना चाहते हैं ताकि वो अपनी ताकतों को वापस इकट्ठा कर सके और ज्यादा मजबूती के साथ वो आगे स्ट्रगल के लिए तैयार हो और अपनी आवाम को तैयार करे। हाँ मुमताज साहब, आप शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जी, नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से अब इजराइल ये सीज फायर चाहता है, थोड़े 2 दिन के लिए या 4 दिन के लिए 4 कैप्टिव छुड़ा दीजिए, तो इस तरह से सीज फायर। लेकिन दूसरी तरफ हमास ने मना कर दिया, लेबनान में मना कर दिया कि हम सीज फायर नहीं करेंगे इस तरह से, क्योंकि हमारी जो 4 डिमांड है, एक तो ये कि आप सबसे पहले जंग मुस्तकिल बंद कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। दूसरा ये परमानेंट, मतलब जंग जो है वो रोकी जाए। दूसरा ये कि आप जो है जो गजा में इजरायली फौज वो हटाइए। इसके अलावा हमारे जितने फिलिस्तीनी कैदी हैं उनको छोड़िए। तो ये जो शर्त है, तो और जाहिर सी बात है कि ऐसे क्यों बंद कर देगा, तो इजराइल क्यों इतना चाहता है? क्या इसके पीछे क्या महज ताकत, या जिस तरह से इनका डिफेंसिव सिस्टम चरमरा गया है बिल्कुल से। और ईरान मैं आपको बता दूं, देखिए खबर आ रही है और ये अपने आप में मैं समझता हूं कि बड़ी खबर है। तैयारी शुरू कीजिए, खामनाई की इजराइल पर काउंटर अटैक के लिए सेना को हरी झंडी, नेतन्याहू को चौंकाने का प्लान। तो ये जो ईरान जिस तरह से, क्योंकि ये खबर आम हो गई है तेजावत साहब, कि इनका जो डिफेंसिव सिस्टम है वो चरमरा गया है, मरकावा टैंक से लेकर के एरो 3 से लेकर के, और जो थार्ड आया था वो भी जो है नाकारा डिस्कनेक्ट हो गया है। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि ये घबराहट है, क्योंकि नेतन्याहू की ये खबर भी बाहर आ गई कि साहब वो छिपने के लिए जगह ढूंढ रहे। वो कह रहे हैं कि अब तो ना हम पीएमओ में मीटिंग करेंगे, ना तो हम आईडीएफ में मीटिंग करेंगे, और पार्लियामेंट में भी कह रहे हैं कि यहां भी हमला हो सकता है। तो अभी अपने बेटे की शादी पोस्टपोन कर दी। तो क्या ये घबराहट है? और अगर ये घबराहट है तो इसको कैसे देखते हैं? और हमास जिसको, या हिजबुल्लाह जिसको कह रहे थे हमने तो इनके चितड़े उड़ा दिए, तो अगर ऐसा होता तो ये लोग तो अभी मुआहदा कर लेते, ये तो तैयार हो जाते साहब 2-4 दिन के लिए से। लेकिन ये इनकार जो है इनका कि हम जंगबंदी नहीं करेंगे, करेंगे तो अपनी शर्तों पर। तेजावत जी, इसको कैसे आप देखते हैं? क्या नतीजा निकला, क्या हासिल हुआ इजराइल को? सही कह रहे हैं, क्योंकि ये जो खासकर बैटल है, लड़ाइयां हैं, उनको शुरू करना तो आसान होता है पर उनको समेटना काफी मुश्किल होता है। तो ये सच है ये बहुत हद तक, क्योंकि अभी जो है जैसे ही वो ग्राउंड लेवल पे, जैसे ही जो इजरायली फोर्सेस आएगी, तो उसके बाद में ये है कि कैजुअलिटीज ज्यादा हो रही है। और जो आपने बताया, आपने बिगिनिंग में भी बताया ये प्रोग्राम शुरू करने के, कि काफी लोग दरअसल वहां पे वो हो रहे हैं, हताहत हो रहे हैं, और काफी ज्यादा कैजुअलिटीज हो रही है। तो ऐसे में वहां पहले से ही नेतन्याहू पे प्रेशर था, जो इंटरनल प्रेशर होता है जो कंट्री पीपल की ओर से, वो तो था ही। पर जैसे जैसे अब वहां की डेड बॉडीज आ रही है ताबूतों में पैक होकर, और वो जैसे जैसे उनके वहां आ रहे हैं, तो उसके बाद में जो सिचुएशन है वो बिगड़ रही है, ये सच है। तो अभी तक तो ये है कि जो चोट है वो एक तरफा हो रही थी, जब तक कि जो बॉम्बार्डमेंट है या जो हवाई जहाज से जो लोग कर रहे थे।
और अब जैसे जैसे वो जमीन पे उतर रहे हैं ऐसे में देखिए कि अब इजराइल ये जरूर चाहेगा कि अब क्योंकि कैजुअलिटीज ज्यादा होने के चांस है, क्योंकि उन्हें ग्राउंड पर उनसे लड़ाई करना है, तो वो दरअसल सीज फायर चाहेगा इस टाइम में खासकर। और वो आगे की जो प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो चाहेगा कि अब वो ज्यादा, क्योंकि आगे का अगर मान लो वो ईरान से इंडल्ज हो जाते हैं और उनसे उलझ जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी ये है कि वो ये चाहेंगे कि हमास और हिजबुल्लाह की तरफ से उनको एक तरीके से रिलीफ मिल जाए। तो स्ट्रेटेजिकली जो ईरान कर रहा है वो है, पर हमास और जो हिजबुल्लाह की तरफ से जो कंडीशंस हैं वो वाकई मतलब जस्टिफाइड कंडीशंस हैं, और ये है कि सब कुछ वो उनके अकॉर्डिंग अगर कर लेंगे तो ये एक तरीके से तो इजराइल की ही वहां पे पूरे उस एरिया में जो कहना चाहिए कि उसकी मन मर्जी चल जाएगी, जो कि होना नहीं चाहिए, और वो डेफिनेटली नहीं होने जा रहा है। और ये है कि आप लड़ाइयों को जो हथियार और बारूद के बूते बहुत ज्यादा लंबे दिन तक नहीं चला सकते हैं। आप कितने लोगों को मारेंगे? अभी तक मतलब 60,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं है ये सब कुछ। और हर बार वो सब कुछ बड़ी तादाद में वहां के लोगों को मार के अपने वहां एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई कर रहे हैं, जो कि किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। और ऐसे में काउंटर अटैक्स भी हुए हैं। आप बहुत सारे, अमेरिका इसका वो रहा है, गवाह रहा है, यूरोप गवाह रहा है। वहां पे जो पिछले 3 डिकेड से वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, अनरेस्ट है, एक तरीके का एक डर है वहां पे उस पूरी सोसाइटी में इन सब चीजों को लेकर। तो ये कि अगर आप बहुत लंबे टाइम तक अगर जो जस्टिफाइड चीजें नहीं है आप उनके साथ रहेंगे तो आपके लिए मुश्किल होगा ही। और यही जो यूरो अमेरिकन सोसाइटी है वो इसी को विटनेस कर रही है, मुझे लगता है मुमताज साहब। तो